नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं और आप आज तक पर देख रहे हैं दस्तक, जहां पहले आधे घंटे में दस्तक देनी है आपको उस भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो हमारे सिस्टम में समाया हुआ है। मशहूर व्यंग्यकार शरद जोशी ने एक व्यंग्य लेख में लिखा था, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, जिसमें भ्रष्टाचार को आत्मसात करती व्यवस्था पर चोट की गई थी। महात्मा गांधी भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना देखा करते थे। 1963 में भारत में भ्रष्टाचार के खात्मे पर संसद में हुई बहस में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि सिंहासन और व्यापार के बीच संबंध भारत में जितना दूषित, भ्रष्ट और बेईमान हो गया है, उतना दुनिया के इतिहास में कभी कहीं नहीं हुआ। स्वतंत्रता के 75 वर्ष हो रहे हैं, लेकिन क्या भ्रष्टाचार सिस्टम के भीतर से खत्म हो पाया है? और 2000 रुपए के नोटों की गड्डियां। भारत में करोड़ों लोगों को ऐसे नोट की एक गड्डी कमाने में जिंदगी बीत जाए। इतना कैश पकड़ने के बाद उन्हें सजाती हुई हैदराबाद की पुलिस देखी गई। 1 वर्ष पुरानी इन तस्वीरों को आज दिखाने की जरूरत क्यों है? क्योंकि देश के भ्रष्टाचारियों के हाथ बांधने के लिए 2 सर्वोच्च जांच एजेंसियां हैं, एक सीबीआई और दूसरी सीवीसी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिनकी संयुक्त बैठक में प्रधानमंत्री एक बड़ी बात कहते हैं। सुराज्य तभी संभव है जब सभी को न्याय मिले। भ्रष्टाचार, करप्शन, छोटा हो या बड़ा, वो किसी न किसी का हक छीनता ही है। ये देश के सामान्य नागरिक को उसके अधिकारों से वंचित करता है, राष्ट्र की प्रगति में बाधक होता है। करप्शन रूपी अन्याय को खत्म करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्या सीबीआई और सीवीसी जैसी जांच एजेंसियां वाकई भ्रष्टाचार से आम आदमी को राहत देने की जिम्मेदारी निभा पा रही हैं? इस बात को जानने के लिए पहले आजमगढ़ का ये वीडियो देखिए, जहां लेखपाल किसान के छोटे से काम के लिए रिश्वत के नोट लेकर अपनी जेब में रख लेता है। और ऐसे ही भ्रष्टाचारियों के कारण दुनिया में करप्शन पर नजर रखने वाली रैंकिंग एजेंसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट बताती है कि 2020 में भारत 86वें नंबर पर आ गया, जबकि 2019 में 80वें नंबर पर था, यानी करप्शन में 6 पायदान की छलांग। फिर ये क्यों कहना पड़ता है कि करप्शन रोकने में कामयाबी मिली? बीते 6-7 सालों के निरंतर प्रयासों से हम देश में एक विश्वास कायम करने में सफल हुए हैं कि बढ़ते हुए करप्शन को रोकना संभव है। आज देश को यह विश्वास हुआ है कि बिना कुछ लेन देन के, बिना बिचौलिए के भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है। ये बात सच है कि भारत में सीधे खाते में तमाम योजनाओं का पैसा देने से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा। गवाही है कि 7 साल में 4 करोड़ से ज्यादा फर्जी राशन कार्ड निरस्त किए गए, जो आपके पैसे से भ्रष्टाचार करके राशन लेते आ रहे थे। लेकिन 2004 से अब तक यूपीए से एनडीए राज में देश के भीतर भ्रष्टाचार की रैंकिंग पता करने में जानकारी मिलती है कि यूपीए राज में 2005 में जो भारत भ्रष्टाचार के पैमाने पर 88वें नंबर पर था, वो 2013 आने तक 94 पायदान पर आ गया। यानी करप्शन बढ़ा, घटा नहीं। एनडीए राज में 2015 में 76 नंबर पर भारत आया, लेकिन 2020 तक वापस 86वीं रैंकिंग पर आ जाता है। यानी पिछले 7 साल में भी भ्रष्टाचार पहले घटा और फिर बढ़ गया। ये सच कहा प्रधानमंत्री ने। अगर आप पिछले 7.5 साल में देखेंगे तो शायद किसी विरोधी की भी हिम्मत नहीं हुई कि मोदी सरकार पर कहीं कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा पाए। तो ये तो सच है कि पिछले कहाँ तो 2014 तक रोज सुबह उठते थे तो एक घोटाला सामने आता है, कहाँ 2014 के बाद जनता में विश्वास है कि इस सरकार में बेईमानी और भ्रष्टाचार नहीं होगा। जब कोई बिचौलिया, मुझे नहीं लगता किसी सरकारी सिस्टम में दिल्ली में कहीं कोई बिचौलिया होगा। सब काम पारदर्शिता के साथ और भ्रष्टाचार मुक्त काम हो रहा है इस समय सरकार। प्रधानमंत्री अपने बारे में, अपनी स्कीमों के बारे में जो चाहे कह लें, कहीं जमीन पर आके हकीकत तो देखिए। आपकी उज्ज्वला स्कीम का, प्रधानमंत्री आवास योजना का, इन सब की हकीकत देख लीजिए। जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना मिलती है उसको कितना कहाँ देना पड़ता है।
भ्रष्टाचार पर भी राजनीति और सबसे ज्यादा करप्शन राजनीति में ही है। गवाही है कि 2014 से ज्यादा कैश चुनाव आयोग ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान पकड़ा। हाल के लोकसभा चुनाव में 3,500 करोड़ रुपए के नोट, ड्रग्स, शराब देश में जब्त हुई। इसी साल बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनाव में 90 करोड़ रुपए के नोट जब्त किए गए। 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में 38 करोड़ रुपए का ऐसा कैश पकड़ा गया जो वोट का सौदा करने के लिए ले जाया जा रहा था। भ्रष्टाचार के इन तरीकों का इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए होता आया है और चुनाव जीतकर भी क्या जांच एजेंसियां देश के नेताओं को करप्शन से रोक पाती हैं? सीबीआई और सीवीसी के संयुक्त सम्मेलन में प्रधानमंत्री संबोधित करते हुए कहते हैं, देश को ये भी विश्वास हुआ है कि देश को धोखा देने वाले, गरीब को लूटने वाले कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, देश और दुनिया में कहीं भी हो, अब उन पर रहम नहीं किया जाता। सरकार उनको छोड़ती नहीं है। जांच करने से लेकर पकड़ने और छोड़ने का जिम्मा जिन एजेंसियों पर देश में है, उनकी कार्यप्रणाली पर तो खुद सुप्रीम कोर्ट तक सवाल उठा चुका है। कारण ये कि हमारे देश में 122 सांसद विधायक पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले हैं। 121 सांसद विधायक सीबीआई की जांच के घेरे में हैं, लेकिन वर्षों से सरकारी एजेंसियों की सुस्त चाल के कारण नेता होने का विशेष लाभ मिलता आ रहा है। देश में 10 रुपए की चोरी भी आम आदमी करे और फंस जाए तो सरकारी नौकरी के सपने भूल जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ही ये आंकड़ा दिया गया है कि देश के 51 सांसद, पूर्व सांसद ईडी के सामने आरोपी हैं, जिनमें से 28 नेताओं पर ही अभी जांच चल रही है और सिर्फ 4 राजनेताओं की जांच करते हुए ईडी ट्रायल तक पहुंचा पाई। जब बड़े बड़ों के भ्रष्टाचार के मामले में जांच कछुए की तरह है, तो क्यों ना कहा जाए कि भ्रष्टाचार तू ना गया मेरे सिस्टम से। आज तक ब्यूरो। हमारे देश में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह की सरकारें पलटी हैं। मतलब ये करप्शन सत्ता परिवर्तन तक करा देता है, लेकिन भ्रष्टाचार में व्यवस्था परिवर्तन टेढ़ी खीर बन जाती है। दस्तक में हम आपको ये बता चुके हैं, लेकिन फिर से आपको याद दिलाते हैं कि कोई नेता विधायक रहे और फिर आगे चल के सांसद बन जाए तो वो पूर्व विधायक होने की पेंशन भी पाता रहता है और साथ ही साथ सांसद होने का वेतन भत्ता भी। सुविधाएं इतनी ज्यादा हैं, फिर भी बिहार में पेंशन देने के नाम पर भ्रष्टाचार पर कुछ लोग आश्रित हो गए। सुजीत कुमार झा हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखिए और दस्तक दीजिए। बिहार जो नीति आयोग की रिपोर्ट में प्रति 1 लाख आबादी पर सरकारी अस्पताल में सिर्फ 6 बेड दे पाता है, उसी बिहार की विधानसभा से पूर्व विधायकों की पत्नियों के नाम पर पेंशन घोटाले की बारिश हो रही है। आरटीआई कार्यकर्ता शिव प्रकाश राय को सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के मुताबिक सच्चिदानंद सिंह की पत्नी के नाम पर 37,500 रुपए की पेंशन जा रही है, जिनकी मृत्यु 20 वर्ष पहले हो गई। पूर्व विधायक जंगी चौधरी की पत्नी के नाम पर पेंशन जा रही है, जिनकी मृत्यु 2007 में हो चुकी है। क्या ये घोटाला वाकई हकीकत है? आपके लिए सच जानने संवाददाता सुजीत कुमार झा निकलते हैं। मुलाकात करते हैं कांग्रेस के विधायक विश्वनाथ राम से। अब आपके साथ होते आ रहे भ्रष्टाचार की कहानी समझिए। कांग्रेस विधायक के चाचा राम नारायण राम भी विधायक थे। पूर्व विधायक राम नारायण राम की मृत्यु 2016 में हुई। दावा है कि राम नारायण राम की पत्नी की मृत्यु 2014 में ही हो चुकी थी, लेकिन फिर भी गीता राम के नाम से अब भी पत्नी के नाम पर पेंशन निकलते रहने का दावा है। वो कौन है गीता देवी, कौन सा अकाउंट है, इसके अकाउंट में पैसा जाता है, हम भी जानना चाहेंगे। ये महज संयोग है या फिर कुछ और कि विधायक की पत्नी और उनकी चाची यानी कि स्वर्गीय विधायक राम नारायण राम की पत्नी का नाम एक ही है, यानी कि गीता देवी। पेंशन भी श्रीमती गीता देवी के नाम से ही जा रहा है। विधायक भले ही इससे इनकार कर रहे हों, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। बिहार में अभी 991 ऐसे पूर्व विधायक हैं जिनकी पेंशन पर सरकार हर महीने 4,94,44,00,000 रुपए खर्च करती है। दिलचस्प बात यह कि जितना पैसा देश में पूर्व सांसदों को पेंशन के तौर पर मिलता है, दावा है उतना पैसा अकेले बिहार के पूर्व विधायक और उनके परिजन पा रहे हैं।
जिनमें कई तो वर्षों पहले दुनिया से चले गए। मरने के बाद भी वो पेंशन कौन ले रहा है, कहाँ पेंशन जा रहा है? तब तो ये भी होता होगा कि जिस सदस्य का परिवार नहीं है, पत्नी नहीं है, किसी गैर को भी अपनी पत्नी बनाकर पेंशन ले लेते होंगे। ऐसे भी मामले सामने आएंगे अगर जांच हो जाए। तो वो सेक्रेटरी से जानकारी प्राप्त कर लें, वैसी जानकारी नहीं है, अब उसको देख लेंगे, बिना देखे हुए कुछ कहना उचित नहीं। आम आदमी रिटायर हो जाए तो उसे या उसके परिजन को पेंशन पाने के लिए हर साल अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र देना पड़ता है, लेकिन बिहार में जो जिंदा भी नहीं उनके नाम की पेंशन निकल रही है। सिस्टम के भीतर भ्रष्टाचार कितनों पर आश्रित है, इससे बड़ी कहानी क्या होगी? सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर समान रूप से आता जाता रहता है। आपने देखा होगा अधिकतर स्टेशंस पर सिर्फ प्लेटफॉर्म नंबर 1 ही चमकता दमकता आपको दिखाई देता है और बाकी नहीं। और ऐसा कहते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसी प्लेटफॉर्म से बड़े बड़े नेता, अफसर, सांसद, मंत्री आते जाते हैं और इसीलिए सिस्टम चमकाकर रखा जाता है। दरअसल भ्रष्टाचार सिर्फ पैसे खाने, गबन करने के नाम का ही नहीं होता। भ्रष्टाचार एक सोच होती है सिस्टम का। यही करप्शन दिखाने आइए हम आपको भोपाल लिए चलते हैं, जहां हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह ये बताते हैं कि सड़क बनाने के नाम पर भी सिस्टम ने आम आदमी और वीआईपी के बीच बंटवारा कर दिया। कभी सड़कों के मुद्दे पर ही सियासत करके सत्ता में आए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जब भोपाल की लचर पचर लुंज पुंज हो चुकी सड़कों की हालत देख गुस्सा जताया तो कहा, खराब होने की जिम्मेदारी तय करूंगा। कौन सी पीडब्ल्यूडी की है, कौन सी कितनी कौन की है? सर 4 एजेंसी है सर, पीडब्ल्यूडी, सीपीए, नगर निगम और बीडीए। ये 4 क्यों है? तो सबके पास परंपरागत रूप से परंपरा बदल दो। सीपीए आज तत्काल इसी समय तत्काल प्रभाव से समाप्त, कोई सीपीए की जरूरत नहीं। भोपाल की सड़कों की देखरेख करने वाली एजेंसी सीपीए को फैसला ऑन द स्पॉट करते मुख्यमंत्री ने भंग कर दिया। फिर क्या हुआ? बाकी बची एजेंसियों ने भ्रष्टाचार का ब्यूटी पार्लर खोल दिया। जिन सड़कों से मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायकों की लाखों की कार गुजरती थी, वहाँ सड़कों के गड्ढे वाले मुहासे डामर के फेशियल से ढके जाने लगे। और जिन सड़कों से आम आदमी की किश्तों पर खरीदी गई गाड़ियां गुजरती हैं, उन्हें वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया। यानी सड़क बनेगी तो पहले वीआईपी, जैसे आम आदमी को तो धक्का खाना किस्मत में लिखा हो। एक तरफ 4 मिली और मंत्रालय के ठीक सामने वाली सड़क को एजेंसियों ने पेचवर्क करके या फिर नवीनीकरण करके सुधार दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ पुराने भोपाल की एक प्रमुख सड़क जो कि रायसेन रोड से होते हुए पुल बोगदा के जरिए पुराने भोपाल को रायसेन से जोड़ती है, उस सड़क का हाल हम आपको दिखाते हैं। इसे देखकर आप अंदाजा लगाएंगे कि वीआईपी जिन सड़कों से गुजरते हैं, उन सड़कों पर तो एजेंसियां बहुत जल्दी काम कर लेती हैं, सतर्क हो जाती हैं, लेकिन जिन सड़कों से आम आदमी ज्यादा गुजरता है, उन सड़कों की सुध कोई नहीं लेता। भोपाल से रायसेन जाने वाली सड़क पर आम आदमी को स्लिप डिस्क हो जाए, गाड़ी गड्ढे में गिर जाए, हाथ टूट जाए, मुंह फूल जाए, गाड़ी का पुर्जा हिले, चाहे आम आदमी की हड्डी, मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी यहाँ नजरें इनायत करने अफसर नहीं आते। काफी टाइम हो गया, पानी के चक्कर में रोड पूरा खराब हो गया है। प्रशासन सुन ले रही है, बच जाते हैं, पानी भरा रहता है ना, तो गड्ढों का पता नहीं चलता, गड्ढा है भी कि नहीं है, गिर जाते हैं। इंसान के हड्डियों पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, फ्रैक्चर हो जाता है, किसी के कमर में झटका आता है, लेडीज हैं, बुजुर्ग हैं। यहाँ पर ये रास्ता ऐसा है, आप खुद देख रहे हैं यहाँ पर कि ये रास्ता किस तरह से चलता है। अब जिस सड़क पर काला काला डामर बिछाकर विकास ब्यूटी पार्लर छाप हो रहा है, ये 4 इमली इलाका है। यहाँ क्या इसलिए तुरंत सड़क बनाने अधिकारी पहुँचे क्योंकि यहाँ गृह मंत्री, कृषि मंत्री, पंचायत राज मंत्री, जल संसाधन मंत्री और सरकार के बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं और यही काम मंत्रालय के सामने तक होता है। आम इलाके की सड़क और वीआईपी इलाके की सड़क के बीच में बांटा गया है, उसकी एक तस्वीर देखने को मिलती है उस मंत्रालय के ठीक सामने, जहां पर इस वक्त सड़कों को दोबारा बनाया जा रहा है। बारिश के बाद जो सड़कें खराब हो गई थी, उन्हें एक बार फिर से दुरुस्त किया जा रहा है। जनता को धक्का और मंत्री वाली सड़क पर सुधार चप्पा चप्पा
ये क्या सिलेक्टिव विकास का नया मॉडल है? आज तक ने पीडब्ल्यूडी मंत्री से सवाल किया। बारिश चल रही है, ऐसे मैं मान के चलता हूँ जनधन की बर्बादी होगी, जैसे ही बारिश समाप्त होगी अक्टूबर भोपाल की पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत जितनी सड़कें आती सारी। प्रधानमंत्री वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन की जगह एवरी पर्सन इंपॉर्टेंट का मंत्र दे चुके हैं, लेकिन लगता है कि सरकार के सामने अपने गड्ढे छिपाने वाले अधिकारियों को जनता की गड्ढे वाली सड़क पहले नहीं नजर आती। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। क्या जब जनता से किए गए वादों पर भ्रष्टाचार करके काम नेता पूरा नहीं कर पाते तो जनता का सवाल पूछना भी उन्हें अपमान लगता है? इस सवाल का कारण है पंजाब में कांग्रेस के विधायक जोगिंदर पाल, जिनसे आम आदमी ने एक सभा में पूछ लिया कि आपने इलाके में काम क्या किया है। माइक पकड़कर भाषण देते कांग्रेस विधायक को आम आदमी का सवाल चुभ गया और इतना कि माइक छोड़कर कॉलर पकड़कर आम आदमी को वो थप्पड़ मारने लगे। हरे रंग की कारपेट बिछी है, जनता मंत्रमुग्ध होकर सुनती दिखती है। हाथ में माइक लेकर खड़े ये हैं कांग्रेस विधायक जोगिंदर पाल, पंजाब में पठानकोट की बोहा से विधायक। विधायक बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या कर दिया। तभी किनारे से आवाज आई तो पहले विधायक ने रोका, कैमरा घूमा, सुरक्षा कर्मी उस युवक को साइड करके हटाते दिखे। फिर खुद कांग्रेस विधायक ने सवाल उठाने वाले युवक को सभा में आगे बुलाया। माइक लेकर जैसे ही इस शख्स ने पूछा कि विधायक जी आपने क्या काम किया, अपने काम का हिसाब मांगना विधायक जोगिंदर पाल को नागवार गुजरा, थप्पड़ मारने लगे। फिर विधायक के साथ उनके सुरक्षा कर्मी और समर्थक सवाल पूछने वाले युवक को पीटने लगते हैं। ये है हकीकत देश के तमाम राजनेताओं की, जिन्हें जनता हाथ जोड़े चिरौरी करती चाहिए, चुनावी कामकाज का हिसाब मांगती नहीं। दलित युवक था जिसे यूं सवाल पूछने पर पीटा गया और फिर पीटकर जब नेताओं ने अपना जवाब दे दिया तो उस शख्स को किनारे भेज दिया। इस युवक का नाम हर्ष है। इनकी मां अब हाथ जोड़कर पूछती हैं कि क्या नेताओं से विकास का हिसाब पूछना गलत है। मेरे बेटे ने बस एक ही सवाल पूछा, पिंड वास्ते तुसीं की कीता? ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ खूब ਠੁੱਡੇ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਾਰੀ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਰੀ, ਢਿੱਲੋਂ। ਮੈਨੂੰ बस यही चाहिए, मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए। विधायक से सवाल पूछने पर पीट देने वाली इस घटना पर कहीं किसी का न सम्मान खतरे में आया, न किसी को लोकतंत्र की चिंता हुई। एक एफआईआर तक कांग्रेस विधायक के खिलाफ नहीं हुई। क्या राजनीति का आचरण भी भ्रष्ट होता जा रहा है? आज तक ब्यूरो। उत्तराखंड में बेमौसम बारिश से कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ बाढ़ का एक बड़ा खतरा। पूरी रिपोर्ट ब्रेक के बाद। स्वागत दस्तक में एक बार फिर से आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। उत्तराखंड में बेमौसम बारिश से भीषण तबाही हुई। अब तक 52 लोग मारे जा चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। खराब मौसम के बीच नैनीताल से बाकी इलाकों का संपर्क बहाल कर दिया गया। बारिश रुकने के बावजूद उत्तराखंड की स्थिति किस कदर खराब है, उसे हमारी इस रिपोर्ट को देखकर आप समझिए। अक्टूबर की बारिश उत्तराखंड पर आफत की तरह बरसी। देवभूमि के नाम से मशहूर इस पहाड़ी राज्य ने पिछले कुछ दिनों में जितनी तबाही झेली, उसकी मिसाल हाल फिलहाल मिलनी मुश्किल है। राज्य में बारिश भले ही रुक गई हो, लेकिन नदियां उफान पर हैं। उनका पानी अब भी सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। ये धारचूला है, जहां काली नदी पानी से लबालब है और पूरी रफ्तार से बह रही है। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से पिथौरागढ़ जिले के हालात
बद से बदतर हो गए हैं। इस वजह से जिले की गोरी, काली, धौली और सरयू नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। नदी किनारे बने कई मकान खतरे की जद में आ गए हैं। उत्तराखंड में नदियां ही नहीं डरा रही, हाईवे पर चलना भी खतरे से खाली नहीं है। इसकी वजह पहाड़ों से गिरते पत्थर हैं। बारिश से पहाड़ इस कदर कमजोर हो गए हैं कि कब कहां लैंडस्लाइड हो जाए कोई कुछ नहीं बता सकता। राज्य में हो रहे लगातार भूस्खलन की चपेट में अब तक दर्जनों गाड़ियां आ चुकी हैं। इस वजह से कई राजमार्गों को बंद कर दिया गया। पिथौरागढ़ में पहाड़ के साथ सड़क भी धंस रही है। ये देखिए, पिथौरागढ़ में सड़क पर खड़े इस ट्रक के नीचे की सड़क पूरी तरह से गायब हो गई। हमारे रिसोर्सेज सारे डिप्लॉयड हैं। मेनली जो घाट को पिथौरागढ़ से जोड़ने वाले कनेक्टिविटी है, उसमें 2 से 3 जगह पे मेजर स्लाइड्स हैं और उन्हें हटाए जाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और वहाँ जो व्हीकल्स स्ट्रैंडेड हैं उनको हम लोगों ने सेफ प्लेसेस पे रोक रखा है और वहीं पे उन्हें भोजन और अन्य व्यवस्थाएं करवाई जा रही है। पिथौरागढ़ की तरह नैनीताल का भी बुरा हाल है, जहां बारिश ने राज्य में सबसे ज्यादा तबाही मचाई। ये देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से हाल ही में बनाए गए पुल पहाड़ के मलबे की भेंट चढ़ गया। पुल टूटने की वजह से यहाँ पर बड़ी संख्या में गाड़ियां फंस गईं। कई लोग तो हमें ऐसे मिले जो पिछले 3 दिनों से यहाँ पर फंसे हुए हैं। पहाड़ नहीं गिरा था उस समय एक तो टिप्पर फंसा था यहाँ, उसके बाद एक कार वाला आया, वो फंस गया यहाँ, फिर मलबा आना शुरू हो गया। अच्छा। फिर रोटी भी लॉक होगी। अच्छा। लगातार रही बारिश, परेशानी है साहब, यहाँ फंसे हैं, क्या सारी परेशानियां ही हैं। उत्तराखंड में आमतौर पर अक्टूबर में 30 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन 10 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के बीच 178 मिलीमीटर बारिश होने से हालात बिगड़ गए। ये राज्य इतने कम दिनों में 485% ज्यादा बारिश से बेहाल हो गया। इस अप्रत्याशित बारिश का सबसे ज्यादा शिकार नैनीताल रहा, जहां अचानक भयानक बारिश में लोग जहां थे वहां फंस गए। नैनी झील का पानी ओवरफ्लो होकर शहर में फैल गया और लोगों की जान बचाने के लिए सेना को बुलाना पड़ा। बारिश बंद होने के बाद शहर में पानी तो उतर गया, लेकिन अब भी पिछले दिनों की तबाही के निशान देखे जा सकते हैं। नैनीताल घूमने आए लोगों के लिए पिछले कुछ दिन बहुत भारी बीते, जो खाने पीने से लेकर बिजली तक के लिए तरसते रहे। सुबह उठे तो काफी बारिश हो रही थी। अब बारिश रुक नहीं रही, खाने पीने की दिक्कत हो रही थी, क्योंकि जब बारिश रुकेगी तो खाना पीना ऊपर जाएगा। फिर दिक्कत हो रही थी क्योंकि हम पैसे भी कम लाए थे, शॉर्ट हो गए पैसे। 2 दिन से नहाए नहीं है, जो बात है सो है, क्योंकि हमें पानी और लाइट की बिल्कुल सुविधा नहीं मिल पा रही है। खाना तो एक ही टाइम खा रहे थे, एक टाइम ले जाते थे, उसी को एडजस्ट करके खाते थे, बिस्किट और स्नैक्स वगैरह यही होता था। जगह जगह ट्रैफिक जाम रहा और कई जगह भूस्खलन हुआ है। हम लोग का केदारनाथ धाम रुक गया है, कहाँ जा पा रहे हैं हम लोग, इसलिए वापस कर रहे हैं अपना वापसी हो रही। 2 दिन आप ये समझ लीजिए हम लोग बिल्कुल रूम में लाक रहे, बिल्कुल बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। बच्चे भी काफी अपसेट हो गए एकदम। लाइट नहीं थी, लाइट की भी बहुत दिक्कतें हुई। उत्तराखंड में बारिश की वजह से 40 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। सबसे ज्यादा नुकसान नैनीताल में हुआ है, जहां 28 लोग मारे गए। नैनीताल के बाद अल्मोड़ा में 6, चंपावत में 5, पौड़ी में 3, ऊधम सिंह नगर में 2, पिथौरागढ़ बागेश्वर में 1 जान बारिश और बाढ़ की भेंट चढ़ गई। उत्तराखंड में जरूरत से ज्यादा बारिश का ही असर है कि अधिकतर डैम के गेट खोल दिए गए हैं। नदियां उफान पर हैं और वो लगातार जान और माल के लिए खतरा बनी हुई हैं। मौसम का ये खतरा केदारनाथ तक जा पहुंचा है, जहां देश भर से आए पर्यटक बर्फबारी में ठिठुरने को मजबूर हैं। पारा लुढ़कने और सड़क यातायात प्रभावित होने से केदारनाथ आए पर्यटक चौतरफा चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। मौसम की इस मार ने श्रद्धालुओं को चिंता में डाल दिया है। एक ही रूम में बंद है क्योंकि बारिश बहुत है बाहर, तो वो एक दिक्कत है कि कुछ कर नहीं पाते कुछ, और वहाँ से निकल भी नहीं पाते कि एटलीस्ट घर आ जाए। तो अभी वही वेट कर रहे हैं कि कब सारी सुविधाएं शुरू हो जाए ताकि वो वापस आ सके। मेरा छोटा भाई राजू भाई है, वो अभी चारधाम यात्रा पे गए हुए हैं। तो आधे लोग केदारनाथ में फंस गए हैं, आधे लोग सीतापुर में फंस गए हैं। अभी आज सुबह तक वहाँ बारिश थी, बहुत बारिश थी। उत्तराखंड में बारिश से तबाह हुई सड़कों को खोलना प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। मुख्यमंत्री धामी लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। मंगलवार को उन्होंने बाढ़ का हवाई सर्वे किया, तो वहीं आज वो ट्रैक्टर से बाढ़ से तबाही का जायजा लेने पहुंच गए। हमारी सरकार पूरी तरह से
आपदा पीड़ितों के साथ हैं, किसानों का बहुत नुकसान हुआ है, उसका आकलन करके जल्दी उसकी भरपाई करवाने के निर्देश कर रहे हैं। सभी लोग आगे आएँ और इस समय आपदा की इस घड़ी में, मुश्किल घड़ी में सभी आपदा पीड़ितों का साथ दें और इस आपदा की घड़ी से उबरने में अपना सहयोग देना चाहिए सबको। उत्तराखंड के हालात पर केंद्र की भी नजर है। इसी सिलसिले में गृह मंत्री अमित शाह भी उत्तराखंड के दौरे पर हैं। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही राज्य के हालात सुधर सकते हैं। आज तक ब्यूरो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया। उत्तराखंड से सटा होने के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित होने वालों में उत्तर प्रदेश का पीलीभीत है, जहां निचले इलाकों में कॉलोनियां जल समाधि ले चुकी हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश का असर उत्तर प्रदेश पर भी पड़ रहा है। उत्तराखंड से छूटकर आने वाला पानी उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में भयानक तबाही मचा रहा है। पीलीभीत में नौबत आ चुकी है कि राहत और बचाव के काम में वायुसेना को उतारना पड़ा। पीलीभीत की अब एक और तस्वीर देखिए। ये भी एक रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो है, जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली पर फंसे लोगों को बचाने के लिए वायुसेना ने अपने हेलीकॉप्टर को भेजा। पीलीभीत में वायुसेना ने 21 लोगों को बचाया, जिसमें 12 महिलाएं, 3 बुजुर्ग और 6 बच्चे शामिल हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद बनबसा बैराज से 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इतना पानी पहले कभी नहीं छोड़ा गया था। इस वजह से पीलीभीत के पूरनपुर और कलीनगर के निचले इलाके टापू बन गए हैं। पिछले 3 दिनों से यहाँ लोग छत, ट्रैक्टर, पेड़ों पर रहने को मजबूर हैं। वायुसेना ने ऐसे ही भूखे प्यासे लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए निकाला। मेडिकल की टीमें भी यहाँ पे मूव करी गई हैं। इसमें जैसे जैसे जिन गाँव की जानकारी मिल रही थी, कुछ गाँव में लोग जो फंस गए थे उनको पहुँचाने के लिए एनडीआरएफ की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें लगाई गई, उनकी बोट्स को मूव करा गया। एसएसबी की भी यूनिट यहाँ पे बुलाई गई और उसके माध्यम से भी लोगों को रेस्क्यू करा गया है। पिछले 3 दिन से लगातार पीलीभीत में पानी बढ़ रहा है। पीलीभीत के 3 इलाके पूरी तरह से डूब गए, फसलें चौपट हो गई। जो परिवार हैं वो यहाँ पर पूरा छत पर उन्होंने शिफ्ट कर लिया है, क्योंकि नीचे का घर जैसा मैंने आपको दिखाया पूरा डूबा हुआ था। और हम भी यहाँ पर जो है एक सीढ़ी के सहारे ऊपर आए हैं और दिखा रहे हैं आपको किस तरह से छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पर सब यहाँ पर मजबूर हैं इस छत पर बसेरा करने के लिए। कल शाम को खाना खाए और अभी जो खाने जो मिला है अभी खाएंगे। थोड़ा बना है घर पे, थोड़ा बहुत वो खा लेंगे। बर्बाद हो गए सर, सब बर्बाद हो गए। अब क्या करा जाए, मजबूरी है। 2-3 दिन से खाना तो नहीं मिल रहा था, फिर आज भी मिला है, दोपहर से मिला। कल भी सरदार लोग आए थे, वो भी थोड़ा दे गए थे। पीलीभीत में प्रशासन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की कोशिश कर रहा है, ताकि जिंदगी की डोर न टूटे। इस काम में वायुसेना अहम रोल निभाते हुए लोगों को एक नई जिंदगी दे रही है। उत्तराखंड से लगे उत्तर प्रदेश के इलाकों में इस तरह की तस्वीर जुलाई और अगस्त में देखने को मिलती है, लेकिन इस बार ये सब अक्टूबर में हो रहा है। इस वजह से खेत से लेकर सड़क तक डूब गए हैं। लोगों का जीना मुहाल हो गया है। लेकिन लोगों की शिकायत यह है कि जब प्रशासन को पता था कि शारदा बनबसा बैराज से पानी छोड़ा जाएगा जो कई गांव को तबाह कर देगा, तो उसने पहले से तैयारी क्यों नहीं की। सौरभ पांडे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, पीलीभीत, आज तक। रामपुर का भी बहुत बुरा हाल है। उत्तराखंड में बारिश के साइड इफेक्ट्स का असर रामपुर में भी लोगों को भुगतना पड़ रहा है। स्थिति इतनी खराब हो गई कि रामपुर के दर्जनों गांव पानी में डूब गए। पानी में डूब गया। इतना पानी मैंने अपनी होश में अपनी जिंदगी में मैंने नहीं देखा। मेरे बच्चों की शादी का सब दहेज सब बह गया, कोई दहेज नहीं बचा, घर में कोई चीज नहीं बची। उत्तराखंड में आए पानी में रियासत अली की दुनिया बह गई। बच्चों के दहेज का सामान बह गया, सारी उम्मीदें खत्म हो गई। टनल पूरी रात खड़े होकर पानी में काटी है, कैसे भगत करना है। कोई अधिकारी कर्मचारी है मेरी किसी मदद के लिए कोई नहीं आया है अभी तक। क्या क्या बर्बाद हो गया? सारा दहेज, मेरे बच्चों का सारा दहेज बर्बाद हो गया। सारे काम, फ्रिज, कूलर, मशीनें सब खत्म हो गए, बह गए, पता नहीं चला कहाँ चले गए। क्या चाहते हो, कितनी उम्मीद है सरकार से? मैं तो ये कह रहा हूँ कि कम से कम 4-5 लाख रुपए का दहेज मेरा सब बर्बाद हो गया। मेरा घर गिर गया, मेरा घर। अब सरकार से उम्मीद है कुछ आपको? क्या
अब सरकार जाने मेरी क्या मदद कर सकती है। रामपुर में रियासत अली जैसे बहुत लोग हैं जिनकी उम्मीदों को उत्तराखंड से आया ये पानी निगल गया। रामपुर उत्तराखंड के नजदीक है, इसलिए जैसे ही वहाँ का पानी रामपुर पहुँचा, चारों तरफ तबाही मच गई। अभी देखिए कैसे सड़क देखते ही देखते गायब हो जाती है। रामपुर का ये हश्र बैराज से पानी छोड़ने की वजह से हुआ, जहाँ कॉलोनियां डूब गई, सड़कें नदियां बन गई। ऐसी एक कॉलोनी में आज तक संवाददाता अर्पिता आर्या पहुंची, जहां 2 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ डूबा हुआ था। लोग घरों में कैद हो गए थे और बचाने वाला कोई नहीं था। जहाँ तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ पानी आपको नजर आएगा। स्थानीय लोगों के जो घर हैं, ये देखिए जरा, ये घर पूरी तरीके से डूब गया था। पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, फिर भी आधे से ज्यादा मकान आपको डूबा हुआ नजर आ रहा होगा। यहाँ स्थानीय लोगों के सामने रहने और खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई है। बहुत खराब हो चुकी है, मकान सामान सब बेच चुका है। हम लोग गरीब लोग हैं। अभी कम से कम ये 2 किलोमीटर जी। अच्छा, बहुत बुरी हालत है। बच्चे हैं जो अपने घर में फंसे हुए हैं, उनके पास कोई विकल्प अब दूसरा है नहीं, और ऐसे में ये प्रशासन की तरफ उम्मीद की निगाहों से देख रहे हैं। उत्तराखंड में पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है। इस वजह से रामपुर बैराज से 1,46,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इसका नतीजा ये हुआ कि रामपुर जिले में 55 गांव पूरी तरह से डूब गए और लोगों को बचाने के लिए SDRF की 2 और PSC की 1 टीम को बुलाया गया। रामपुर से 3 नदियां होकर गुजरती हैं, कोसी, रामगंगा और भाखड़ा। ये तीनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और इनके आसपास जितने भी गांव हैं, सब बाढ़ की चपेट में हैं। लोगों के घरों के अंदर पानी दाखिल हो चुका है। थक हार कर लोगों को अपने घरों की छतों पर शरण लेनी पड़ रही है। रामपुर की सड़कों पर गाड़ियों की जगह नाव दौड़ रही है। ऐसी एक नाव पर बैठकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हालात का जायजा लेते हुए मिले। प्राकृतिक प्रकोप है, आपदा है और उत्तराखंड में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उत्तराखंड से सटे हुए रामपुर और उसके इर्द गिर्द भी उसका प्रभाव पड़ा है। यहाँ पर प्रशासन, यहाँ की पुलिस, यहाँ पे NDRF की टीम और उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी मुस्तैदी और मजबूती के साथ लोगों को राहत मिल सके, लोगों की सुरक्षा की जा सके। खाने पीने के सामान, दवाएं, दूध वो है। उसके अलावा जो है वो राहत शिविर बनाए गए हैं। जो लोग अपने घरों पर ही ऊपर नहीं आ रहे हैं, नीचे ऊपर रह रहे हैं, उनको भी घरों तक वो सामग्री पहुंचाई जा रही है। जल्द से जल्द लोगों को इस प्रकोप से मुक्ति मिले, इसकी कोशिश है। फिलहाल प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की है। इसके अलावा प्रशासन लोगों के खाने पीने की जरूरतों का भी इंतजाम कर रहा है, क्योंकि बिना बारिश आए इस सैलाब में कई लोग अपना सब कुछ गंवा चुके हैं। जान बचाई, अपनी जान बचाई और इन गाँव में करके आया बच्चों को। मन की भाई ये तनबे में सामान सब बह गया, सब घर कट गए, गिर गए। रामपुर में पानी का जलस्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा। इस वजह से कई इलाकों में सड़कें दिखाई नहीं दे रही। लोगों को नाव का ही सहारा है, क्योंकि पानी ने घर, गाड़ी सब कुछ डुबो कर रख दिया है। ये रोडवेज की बस भी पानी का सामना नहीं कर सकी। रामपुर में एक तरफ किसानों की फसल चौपट हो गई, तो कई इलाकों में बिजली की सप्लाई भी बाधित हो गई। यानी कुल मिलाकर उत्तराखंड से करीबी इस शहर के लिए मुसीबत बन गई। ज्यादा रामपुर में कहर बरस चुका है कि एक जगह से दूसरी जगह अब 2 व्हीलर पे ट्रैवल नहीं किया जा सकता। आधी से ज्यादा सड़कें टूट चुकी हैं और हर तरफ पानी भर गया है। तो अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो इस समय लोग यही कर रहे हैं कि ट्रैक्टरों के ऊपर अपनी बाइक्स चढ़ा रहे हैं और फिर ये ट्रैक्टर के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह अब जाया जा रहा है। उत्तराखंड के बैराज से पानी छोड़े जाने से रामपुर में बाढ़ ने तबाही मचा दी। नैनीताल और लखनऊ दिल्ली हाईवे पर कई फुट पानी बह रहा है, जिससे ट्रैफिक रुक दिया गया और दूसरे रास्तों से गाड़ियों को जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। ऐश्वर्या पालीवाल के साथ अर्पिता आर्य, रामपुर, आज तक। उत्तराखंड की तरह केरल भी बारिश और बाढ़ से जूझ रहा है, जहां पर मौसम की मनमानी से इस हफ्ते भर में 42 लोग दम तोड़ चुके हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक। आज तक